हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, यानी फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर को इम्पोर्टेंट जितना भी फिजिक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर था, जैसे कि प्रकाश, विद्युत धारा, ऊर्जा स्रोत, उनके वेटेज के अनुसार देख लिए थे। यानी कि हम लोग पिछले जितनी भी वीडियो है, पिछले 2-3 वीडियो में हमने देखा कि यानी फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट जितने ऑब्जेक्टिव थे बिहार बोर्ड के लिए, सबको कवर किया। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको कवर करेंगे। तो पहला चैप्टर कौन सा है? रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया का, जिससे 10 मार्क्स बोर्ड पूछती है। फिर चैप्टर 2 अम्ल भस्म एवं लवण, जिससे 15 से 17 मार्क्स आएगा। फिर चैप्टर 3 धातु अधातु, जिससे 12 से 15 मार्क्स आएगा। और चैप्टर 4 जो है कार्बन और उसके यौगिक, उसको भी पढ़ेंगे। आइए बिना टाइम गवाए हुए शुरू करते हैं, ठीक है। चैप्टर 1 जो है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया का ऑब्जेक्टिव, आइए देखना यहाँ पर शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12, H22 और O11। यानी कि कार्बन का उसमें 12 अणु रहता है, हाइड्रोजन का 22 अणु रहता है और ऑक्सीजन का 11 अणु रहता है। इस प्रकार मिलके सब यानी कि केमिकल बॉन्डिंग बना के चीनी का निर्माण करता है। इसलिए पहला जो क्वेश्चन है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12, H22, O11, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र, ये तो इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है कि वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति है। तो वायुमंडल में जो CO की उपस्थिति यानी वातावरण में, या तो कह सकते हैं कि वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में पाया जाता है? तो जो CO2 पाया जाता है वो पाया जाता है 0.03% में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग क्या होता है? यानी जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है NO2, तो उसका जो धुआं होता है वो किस रंग का होता है? तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो धुआं होता है वो क्या होता है? भूरे रंग का होता है, ठीक है। अगला है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र। ये खड़िया का रासायनिक सूत्र यानी इन दिस मतलब क्या? इसका मतलब है कि ये पूछ रहा है आपको, ये चूना पत्थर, हाँ चूना पत्थर का पूछ रहा है कि चूना पत्थर का क्या होता है? तो CaCO3 इसका क्या होगा? यानी खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। उसके बाद फिर काली चूना का, तो काली चूना का होगा CaO, ठीक है। उसके बाद ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? तो ओजोन का आणविक सूत्र, ऑक्सीजन के 2 अणु मिलकर ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? यानी ओजोन का आणविक सूत्र क्या होगा? O3। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है? यानी कि कौन सा इक्वेशन है जो कि बैलेंस नहीं है? तो ये तो आपको देख कर पता लगाना पड़ेगा कि किधर यानी दोनों पक्षों में परमाणु की संख्या बराबर है या नहीं है। तो देखिए ये वाला जो इक्वेशन है इसमें दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर नहीं है, क्योंकि इधर NO3 है, इधर O2 है, फिर O2 है, तो डबल O2 हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है? ये सब जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव में आप समझ नहीं पाइएगा। आपको अगर इक्वेशन बैलेंस करना आता है तो आप पता लगा सकते हैं कि बैलेंस है या नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए Zn इधर भी है, Zn इधर भी है, H2 इधर भी है, H2 इधर भी है, SO4 इधर भी है, SO4 इधर भी है। मतलब दोनों तरफ बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में भी परमाणुओं की संख्या बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि ये समीकरण संतुलित है। बाकी अगर आप देखिएगा तो देखिए इधर O अकेला है, उधर O एक ठो है, इधर O दो ठो है, फिर इधर Cl2 एक ही ठो है, इधर Cl3 है, फिर देखिए HCl इधर है, फिर Cl2 है। यानी कि सब जगह अलग अलग है। लेकिन ये जो इक्वेशन है कि इसमें Zn एक ही ठो है तो यहाँ भी Zn एक ही ठो है, H2 इधर है तो H2 यहाँ पर है, SO4 यानी दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है। इसका मतलब कि ये वाला जो इक्वेशन है ये बैलेंस है। अगला क्वेश्चन जो है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का वही जो चीनी के बिहाफ होता है उसका आधा आधा कर लेना, ठीक है। C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र या केमिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आते हैं ये जो चैप्टर हम लोग ये बुक यूज करते हैं, तो ये जो टॉपिक वाइज बुक है, ठीक है। तो ये जो था ये है 1.1। अब 1.2 में आते हैं, ठीक है। 1.2 का एक मिनट। अब देखिए 1.2 का टॉपिक है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से यहाँ पर सवाल पूछा है, ठीक है। इसका जो पहला क्वेश्चन है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या है? यानी जो आप अगर देखते होंगे कि देखिए मान लीजिए इस तरह जल बना है H2O, तो इसमें पूछ रहा है कि हाइड्रोजन का क्या अणु है? तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन का 2 अणु यानी 2, और ऑक्सीजन का क्या एक हो यानी कि 2:1 रेशियो है। तो इस ऑप्शन में देखें कि कहाँ, देखिए यहाँ पे 2:1 में टिक आउट है। यानी कि क्या, कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणुओं का अनुपात कितना होता है? तो 2:1 आप फॉर्मूला से देख ही लिए। ये देखिए फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, H2 यानी H का 2 अनुपात है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख। दूसरा नंबर है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो देखिए जो प्रकृति में है वो बेसिकली ऑक्सीजन का संतुलन पेड़ पौधे बनाए रखता है। लेकिन प्रकृति में भी जो पेड़ पौधे मतलब चाहिए क्या, तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा, हाँ,
प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, क्योंकि पेड़ पौधे ऑक्सीजन को जो है वो छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इस तरह क्या है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन या बैलेंस बना रहता है, यानी कि प्रकृति में ऑक्सीजन का जो संतुलन बनाए रखने का जो मेन कारण है वो प्रकाश संश्लेषण या तो फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समीकरण CO3 और ये ब्रैकेट में यानी कि सॉलिड में यहाँ पर है, उसके बाद फिर जाएगा उस पे ऊष्मा का रिएक्शन करवाएगा, फिर इस तरह होगा। तो ये किस प्रकार का समीकरण है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि CaCu है, यहाँ पे टूटा है, यही वाला एक उत्पाद दो छोटे छोटे अभिकार, मतलब ये वाला जो आपको उत्पाद दिख रहा है ये दो छोटे छोटे प्रतिफल में टूट गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, वियोजन हुआ है। एक बड़ा उत्पाद था उसी से छूट के, मतलब एक बड़ा अभिकारक था जो रिएक्शन के बाद हीट देने के बाद टूटकर दो छोटे छोटे उत्पाद या प्रतिफल में बदल गया। इन दिस सेंस यहाँ पर क्या हो रहा है, तो वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। वियोजन मतलब क्या होता है, टूटना, और संयोजन मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, CaCO3 टूटा है, क्योंकि देखिए CaO एक जगह पे है और CO2 दो, मतलब एक जगह पे, इन दोनों को जब कंबाइन कीजिएगा तो CaCO3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ही अभिक्रिया यानी CaCO3 ही दो भागों में टूटी है, यानी कि रिएक्शन ही टूटा है। तो जब रिएक्शन टूटेगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मीन्स होता है टूटना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण। ये तो बहुत बेसिकल है कि जब साग सब्जी मतलब विघटित होंगे, सड़ुल गल जाएंगे, तो उसका जो कंपोस्ट बनेगा उससे क्या होगा, ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेट नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो लेट नाइट्रेट को गर्म करने पर NO2 और O2 प्राप्त होगा। ठीक है, अब निम्नलिखित में कौन अवकारक है, तो अवकारक H2S होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो शोषण ऊष्माक्षेपी है। ठीक है, इसी से हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण मतलब होता है। ठीक है, तो ये शोषण क्या है, ऊष्माक्षेपी है। उसके बाद फिर अभिक्रिया CuO प्लस H2 इज इक्वल टू CuH2O। यहाँ पर आप अगर देख पा रहे हैं तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो यहाँ पर अगर आप इस इक्वेशन में देखते होंगे तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है प्लस H2 जुड़ा हुआ है, लेकिन ये अगर आप देखें इधर आके तो कॉपर अलग हो गया है। ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर H2 के साथ चला गया, यानी कि कॉपर को विस्थापित कर दिया गया, कॉपर अलग हो गया। यहाँ पर आप देखिएगा तो कॉपर ऑक्साइड है यहाँ पर, लेकिन और इसी का रिएक्शन हो रहा है H2 से, तो ये जो H2 है जाके O से चिपक गया और जल बन गया, और अकेले कौन बच गया, कॉपर। यानी इस सिस्टम में या इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कॉपर का विस्थापन हो रहा है। तो ये कैसा एग्जाम्पल है, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उपचयन वह प्रक्रिया है। तो उपचयन कौन सा प्रक्रिया है कि ऑक्सीजन का योग होता है। हाँ, उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है, यानी कि उपचयन वह मूलभूत प्रक्रिया जिसमें चाहे तो ऑक्सीजन जुड़ेगा चाहे तो हाइड्रोजन निकलेगा। ऑक्सीजन का जुड़ना ही और हाइड्रोजन का निकलना ही क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, जाहिर सी बात है जब जुड़ेगा या निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होबे करेगा, यानी इनमें से सभी कंडीशन पॉसिबल है। उपचयन वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग भी हो सकता है, हाइड्रोजन का वियोग भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी हो सकता है, इनमें से यानी सभी पॉसिबल। ठीक है, जब मैग्नीज फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग कैसी होती है, तो उत्पन्न जो आग होता है वो उजला और चमकीला होता है। अगला क्वेश्चन, Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस CO भी रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। ठीक है, यानी Zn का CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट से इसका करवाया गया, फिर यहाँ पर जिंक सल्फेट बना, Zn और Cu निकल गया। तो ये बेसिक चीजें देखिए, यहाँ पर CuSO4 एक साथ में था, फिर रिएक्शन के बाद Cu अलग हो गया, यानी Cu विस्थापित हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, ये विस्थापन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक कांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस कांच के परख नली विलयन में था तो कॉपर सल्फेट था। ठीक है, CuSO4 था, इसलिए उसका रंग चेंज हो गया आधे घंटे बाद। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, देखिए केमिस्ट्री में थोड़ा लेंदी क्वेश्चन आएगा, इसलिए थोड़ा ऑकवर्ड सा लगेगा, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल होता है तो आपको कॉन्सेप्चुअल समझाते चल रहे हैं, और जो थोड़ा लेंदी होगा उसको आप एक दो बार पढ़ के याद, अब कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े तो कम से कम क्वेश्चन को एक दो बार रिपीट करके आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर का है कि Na2SO4 जो कि ये एक्वा में है, फिर BaCl2 इसी के साथ जब सॉलिड में ये जाएगी तो वहाँ पे रिएक्शन के बाद होती है BaSO4। ठीक है, और फिर यहाँ पे +2 NaCl उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ का ऑक्सीजन का योग कहलाता है। तो हम अभी ऊपर में ही बताए हैं कि ऑक्सीजन का योग
जब ऑक्सीजन का योग होगा या तो हाइड्रोजन का वियोग होगा, क्योंकि जब ऑक्सीजन, देखिए जब भी ऑक्सीजन जुड़ेगी, ठीक है, जब O प्लस होगा तो जाहिर सी बात है, रूल है कि जब ऑक्सीजन जुड़ेगी तो हाइड्रोजन निकलेगा, जब ऑक्सीजन जुड़ेगा हाइड्रोजन निकलेगा। हम इसी को अपने भाषा में, या अपने क्या बोलते हैं, मतलब अपने भाषा में बोल रहे हैं, साइंस की भाषा में अपचयन बोलते हैं। ठीक इसी तरह जब ऑक्सीजन निकलता है तो हाइड्रोजन जुड़ता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग अपने मतलब साइंस की भाषा में उपचयन। समझे कि नहीं? और इसी को ऑक्सीकरण और अवकरण भी बोला जाता है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर बार बार आपको देख रहा है, मतलब घुमा घुमा के पूछ रहा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, मतलब ये वाला क्वेश्चन, ऑक्सीजन का योग। तो ऑक्सीजन का जुड़ना अभी हम यहाँ पर समझा दिए कि देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है। ऑक्सीजन का जो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो अपचयन होगा। तो यहीं पर यहाँ पर देखिए जो टिक ऑक्सीजन का योग जो होगा, सॉरी ऑक्सीजन का जो योग होगा वो यहाँ पर उपचयन होगा। जब ऑक्सीजन जुड़ेगी तो ये उपचयन होगा, और जब ऑक्सीजन निकलेगा तब अपचयन होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है तो उपचयन कहलाता है, और जब ह्रास यानी कि योग और वियोग, तो जब योग होगा तो उपचयन होगा, और जब वियोग होगा तो अपचयन होगा। और जब यहाँ पर वियोग हो रहा है इस सिचुएशन में हाइड्रोजन जुड़ रही है, और इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जब ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो हाइड्रोजन निकल रही है, क्योंकि जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन निकलेगा, जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा। यही सब सीक्वेंस बन रहा है अपचयन उपचयन में, ऑक्सीकरण अवकरण में। थोड़ा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, लेकिन आराम से जहाँ पर आपको ये देखना है कि जहाँ पर ऑक्सीजन का योग होगा उसको उपचयन बोलेंगे, और जहाँ पर ऑक्सीजन का योग होगा वहाँ पर हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, और जहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है वहाँ पे हाइड्रोजन का योग हो रहा है, और जहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है उसको हम लोग उपचयन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, वही बात है घुरा फिरा के पूछ रहा है ऑक्सीजन का जुड़ना। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप ही बताइए कि 14 नंबर का जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, और यही फिर देखिए 16 नंबर में जब किसी अभिक्रिया में सभी पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होता है, वही तो बोल रहा है कि ऑक्सीजन का योग या ऑक्सीजन में वृद्धि की सवाल है। तो जब यहाँ पर जवाब उपचयन है तो यहाँ पे जवाब बदलने वाला थोड़ी है ना, ये भी उपचयन ही होगा। अगला सवाल देखते हैं 17 नंबर का, समीकरण H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2 एक है। तो ये जो आपको देख रहा है 17 नंबर का, ये एक अवक्षेप अभिक्रिया है, लेकिन इस पे थोड़ा सा हमको डाउट है, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, देखिए अगला देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन कि समीकरण 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। इन द सेंस जो ये 2 आपको जो दिख रहा है, ये बैलेंस करने के लिए इक्वेशन है कि H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O बन रहा है। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पर दो छोटे छोटे जो अभिकारक हैं वो मिलकर एक बड़ा उत्पाद बना रहा है, यानी कि दो छोटे छोटे अभिकारक आपस में जुड़ रहे हैं, और जुड़ने को ही हम लोग, या तो जहाँ जुड़ने को हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। यानी जब दो छोटे छोटे उत्पाद मिलकर, जब दो छोटे छोटे अभिकारक मिलकर एक बड़ा उत्पाद बनाए उसी को क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, रुकिए। अब देखिए 18 नंबर का जो क्वेश्चन है कि रासायनिक किसी अभिक्रिया में अच्छा मतलब कि जो कोई भी ऐसा मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को बोलते हैं अभिकारक। और जो इसके बाद जो बनता है, यानी इसके बाद जो बनेगा, इसके अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसको हम लोग बोलेंगे प्रतिफल। ठीक है, यहाँ पर ई जो क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को बोलते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक बोलेंगे, लेकिन अभिक्रिया के बाद जो बनेगा उसको प्रतिफल बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग होता है। तो सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग जो है आपको देखने को मिलेगा, ये श्वेत रंग का होता है। ठीक है, यानी कि सादा होता है, आप कह सकते हैं। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो आप हमको ऑक्सीकरण यानी कि किसमें ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, तो अवक्षेप में ऑक्सीकरण नहीं होता है। निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो जहाँ पर विस्थापित होगा वही यानी कि जहाँ पर कोई परमाणु या समूह या कुछ विस्थापित होगा वही विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा। तो जो ऑप्शन सी है Fe प्लस CuSO4 में आप देख सकते हैं कि Cu विस्थापित हो चुका है, बाकी आप किसी भी रिएक्शन में नहीं देख पाएंगे। इसलिए जो ये वाला रिएक्शन है सी नंबर का, वो विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें कॉपर विस्थापित होता हुआ दिख रहा है। अगला क्वेश्चन जो है 22 नंबर का, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर आयोडाइड का रंग जो होता है वो हरा होता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो सफेद होता है, क्योंकि वहाँ पे क्लोराइड है Cl है, और यहाँ पे जो आयोडाइड है यानी कि आई पर आई है, सिल्वर तो है लेकिन आई है, क्या समझ में, AgI वाला कहानी है, वो AgCl था, ये AgCl है, ये AgI है। तो इसका जो रंग होगा वो पीला है, लेकिन वहाँ पर जो यानी कि जो सिल्वर क्लोराइड का रंग वो श्वेत होता है, लेकिन सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। अभिक्रिया Ca प्लस H2O
CaOH2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये हमको लगता है 2-3 बार रिपीट हो चुका है। आप देखिए यहाँ पर 2 छोटे-छोटे उत्पाद मिलकर एक बड़ा अभिक्रिया बना, मतलब ये 2 छोटे-छोटे अभिकारक मिलकर एक बड़ा उत्पाद बना रहा है। इन द सेंस मतलब इसमें क्या हो रहा है कि 2 छोटे-छोटे अभिकारक जुड़ रहे हैं, यानी कि जुड़ रहे हैं। इन दिस मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है? संयोजन अभिक्रिया हो रहा है, क्योंकि जब उत्पाद आपस में जुड़ने लगे तो कौन सी अभिक्रिया होगी? संयोजन। और जब उत्पाद आपस में टूटेगा, यानी जब कोई एक बड़ा उत्पाद अभिकारक टूट के 2 छोटे-छोटे उत्पाद बनेगा, उसको वियोजन बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24 नंबर का, कि निम्न में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो ये वाला जो है AgNO3 और Cu एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, बाकी में सब जो सब है सब द्विविस्थापन का अभिक्रिया आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो है AgNO3 और Cu, ये जो एक्वस से सॉलिड में जा रहा है, एक्वस से सॉलिड में, ये AQ और जो S लिखा है इससे कंफ्यूज ना होइएगा आप, ये स्टैंडर्ड लेवल का है थोड़ा। एक्वस और सॉलिड ये आपको बता रहा है मतलब कि रिएक्शन का जो अवस्था बताता है ये सब। ठीक है, अगला 25 नंबर का है कि अभिक्रिया जिससे आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। तो जिसमें आयनों का आदान प्रदान होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलेंगे द्विविस्थापन। ठीक है, अगला जो है Fe2O3 + 2Al एरो देखे है, AlO2 + Fe निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। क्यों? तो इसमें क्या विस्थापित हुआ है? तो आप देख सकते हैं कि इसमें Fe को विस्थापित कर दिया गया इधर साइड में। ठीक है, निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? तो जो तांबा है, तांबा एक धातु है जिसका विस्थापन लवण के विलयन से लोहा द्वारा किया जाता है। अब कैथोड किरणें में क्या उपस्थित होती है? तो कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। क्या समझ में आया? कैथोड में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है और कैथोड ऋणात्मक होती है। ठीक इसी तरह एनोड में प्रोटॉन है तो एनोड धनायन होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा होता है? तो किण्वन के बाद एथिल अल्कोहल बनता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन की क्रिया का एक उदाहरण है? तो जो अपघटन क्रिया का उदाहरण है वो है 2KClO3 एरो देके KCl + 3O2। ये जो 3 2 आपको दिख रहा है ये बैलेंस करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, फिर रिपीटेड क्वेश्चन है ये, अभिकारक बोलते हैं, और अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसको प्रतिफल बोलते हैं या उत्पाद भी बोल सकते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है वो कहलाती है। जिसमें ऊष्मा निकलता है उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। ठीक है, उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें फिर बार बार वही सवाल आ गया कि हाइड्रोजन का वियोग होता है। तो जब हाइड्रोजन का वियोग होगा तो ऑक्सीजन का संयोग होगा, और जब ऑक्सीजन का संयोग होगा तो इलेक्ट्रॉन की हानि होगी, यानी इनमें से सभी वाला ऑप्शन जो है सफल हो जाता है। यानी अब ये जो क्वेश्चन बैंक के अनुसार जो हम लोग है ये देखिए यहाँ पर 1.2 भी खत्म कर लिया। अब इस चैप्टर में 1.3 भी है, तो 1.3 पे चलते हैं। देखिए 1.3 में एक ही क्वेश्चन है, लेकिन ये हमको लग रहा है कि 2026 के लिए एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सवाल आपको 2026 के पेपर में दिखेगा ही दिखेगा, जहां तक मेरा अनुमान है, क्योंकि ये जो है दैनिक जीवन में मतलब उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को देखा है, ये वाला टॉपिक करके आया है। एक ही क्वेश्चन आया 2023 में आया, लेकिन 26 में ये कन्फर्म है कि अगर ये आएगा तो ये जरूर आएगा। ठीक है, कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? थोड़ा अगर आपको धुंधला दिख रहा है तो इसके लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि कैमरा का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो जो है कोयला जो आपको देखने को मिलेगा वो बिना ज्वाला के जलता है। ठीक है, इस प्रकार 1.3 के बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये चैप्टर नंबर 2 होता है। और ये वाला भी चैप्टर आप बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आम्ल क्षार लवण इसमें थोड़ा ज्यादा ऑब्जेक्टिव है क्योंकि ये मेन चैप्टर है। तो अब जो है हम अगले वीडियो में बचे हुए जो चैप्टर है उसको हम लोग क्या करेंगे? कवर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हमने केमिस्ट्री का जो है रासायनिक शास्त्र का हम लोगों ने क्या देखा कि चैप्टर 1 का जो रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया था इसके जितने इंपॉर्टेंट थे देख ली, और साथ ही साथ 10 मार्क्स में कम से कम 5 तो 5 मार्क्स अपने आप फिक्स करने, क्योंकि 5 ऑब्जेक्टिव है या तो 6 मार्क्स समझ लीजिए, 2 को सब्जेक्टिव। आपको सब्जेक्टिव का भी चैनल इसी वीडियो पर मतलब इसी वीडियो पर बने रहिए, सब्जेक्टिव के लिए भी इसी चैनल पर वीडियो आने वाला है। अगली वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को साथ में ही लेकर केमिस्ट्री को भी खत्म कर देंगे। उसके बाद इसी चैनल फिर हम लोग बायोलॉजी पर जो होता है, बायोलॉजी का जितना मोस्ट ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से, जैसे जैव प्रक्रम, जिससे आपको 20 नंबर देखने को मिलेंगे। फिर अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो टॉपिक है नियंत्रण एवं समन्वय, जनन, फिर हमारा पर्यावरण, ये सब यानी कि इसी चैनल पर आपको केमिस्ट्री फिजिक्स का इसी चैनल पर पूरा ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से पूरा फिजिक्स खत्म करा दिया गया है। केमिस्ट्री का ये आप वीडियो देखेंगे, समझे। और पिछले जितने भी वीडियो हैं, अगर आपको उन सभी वीडियो का लिंक आप नहीं खोज पा रहे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
उस सभी वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है, वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो का आपका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इतना देखने के लिए थैंक यू।